नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस है मतलब कि 12 बजे ख़त्म हो जाएगा। 30 सितंबर को प्रतिवर्ष पूरी दुनिया में अब अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाने जाने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस बहुत सारे संस्थानों में लोगों ने मनाया। बड़े बड़े संस्थानों में बड़े बड़े लोगों ने अपनी अपनी समझ और अनुभव के हिसाब से अनुवाद के बारे में चर्चा की। उन्होंने उस पर टिप्पणी की और बताने का प्रयास किया कि अनुवाद क्यों ज़रूरी है। भारत जैसे बहुविध भाषी यानी बहुभाषी देश में जहां अनुवाद की महत्ता सबसे अधिक होनी चाहिए थी, जहां अनुवादकों का सम्मान ठीक ठाक होना चाहिए था, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसी देश में अनुवादकों की स्थिति बहुत बुरी है। मैं एक अनुवादक के नाते आज आपके सामने आया हूं और अपना निजी अनुभव बतौर अनुवादक आपसे साझा करना चाहूँगा। मेरे इस अनुभव को आप समझिए कि अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस पर यदि अनुवाद करते हुए मेरे अपने अनुभव क्या हुए हैं, उसके बारे में अगर कुछ कहना है तो यही है जो अभी मेरे मस्तिष्क में चल रहा है, दिन भर चलता रहा है। दिन भर दुनिया के तमाम अनुवादकों के बारे में, जिनको हम जान पाए, जिनको नहीं जान पाए, जिनको कभी नहीं जान पाएंगे, उनके बारे में, उनके संघर्ष के बारे में, उनकी गुमनामी के संघर्ष के बारे में सोचता रहा। आज फेसबुक पर एक अनुवादक का पोस्ट पढ़ा और उन्होंने अनुवाद पर अपनी टिप्पणी करते हुए लिखा, अंत में व्यंग्यात्मक लहजे में लिखा। अशोक पांडे नाम है उनका, अच्छे अनुवादक माने जाते हैं। अशोक पांडे ने अनुवाद पर आज अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के दिन अनुवादकों पर टिप्पणी करते हुए लिखा कि उन तमाम घटिया अनुवादकों और उन घटिया अनुवाद के पाठकों को भी वे बधाई देना चाह रहे हैं, जो पाठक पढ़ते हैं लेकिन कभी नहीं मानते हैं। जब मैंने उनका यह फेसबुक पोस्ट पढ़ा कि घटिया अनुवादक आखिर उनको कहने की ज़रूरत पड़ी है, इसका मतलब है कि उनके दिमाग में हायरार्की जैसी एक चीज़ है। अच्छा अनुवादक, घटिया अनुवादक एक चीज़ है। हर जगह अच्छे अनुवादक होते होंगे, हर जगह घटिया अनुवादक भी होते होंगे। जैसे कि पूरी दुनिया में कहा गया है कि मूर्खों की संख्या सबसे अधिक है, वैसे अनुवाद की दुनिया में भी यह बात सही साबित होगी कि घटिया अनुवादकों की संख्या सबसे कम है। लेकिन अनुवाद के मामले में एक जटिल समस्या है। जटिल समस्या यह है कि क्या घटिया अनुवादक जानबूझकर घटिया होते हैं, या उनकी परिस्थिति ऐसी होती है, या कभी कभी घटिया अनुवाद से भी काम चलता रहता है, या हम अच्छे अनुवाद से कभी भेंट कर ही नहीं पाते। हमारी मुलाकात न तो अच्छे अनुवाद से हो पाती है, न अच्छे अनुवादकों से हो पाती है, बल्कि यूँ कहें कि कई बार हम जिसे मूल किताब समझ रहे होते हैं, वह दरअसल हम जीवन भर अनुवाद पढ़ रहे होते हैं और हमें कभी इस बात का एहसास नहीं होता कि हम जो रचना पढ़ रहे हैं, जिसे हम मूल रचना समझकर पढ़े जा रहे हैं, दरअसल वह तो अनुवाद ही था। मैं जब अपने मैट्रिक के दिनों में, 10वीं पास के दिनों में SUCI के छात्र संगठन AIDSO से जुड़ा और जब वहाँ पर मुझे वामपंथी पुस्तकालय में आना जाना
आने जाने का मौका मिला और वहाँ रूसी साहित्य और फ्रेंच साहित्य से पाला पड़ा, तो मैंने हिंदी में तोल्स्टॉय, दोस्तोयेवस्की, ऐसे बड़े बड़े जो रूसी लेखक थे, गोगोल जैसे बड़े कहानीकार, एंटन चेखव जैसे बड़े कहानीकार, मैंने उनको हिंदी में पढ़ा। तब कहाँ ज्ञान था कि मैं जिनकी हिंदी पढ़कर मुतासिर हो रहा हूँ, वो कहानियाँ मुझे अच्छी लग रही हैं, ये सारी कहानियाँ रूसी भाषा में लिखी गई थी और रूसी भाषा से मेरी भाषा में, यानी कि मेरी भाषा भी, मेरी शैक्षणिक भाषा यानी कि औपचारिक भाषा हिंदी में पहुंचाने का श्रेय उन तमाम नामचीन या अधिकांशतः गुमनाम अनुवादकों का है जिन्हें हम कभी नहीं जान पाएंगे। इन दिनों भी हाल ही में मैं फिर से मैंने तीसरी चौथी बार करीब अन्ना केरेनिना पढ़ना शुरू किया और इस बार जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैंने अनुवादकों के नाम सहित पढ़ना शुरू किया। मेरे पास 2 एडिशन अनुवादक के हैं, एक तो अमेरिकन है और एक जो रादुका यानी मॉस्को प्रकाशन से जो छपा हुआ है, ट्रेडिशनल जो पारंपरिक रादुगा प्रकाशन से छपे हुए रूसी साहित्य को भारत के लोग अधिकांशतः पढ़े हैं, उसकी प्रति है। आज भी मेरे दिल में रादुका प्रकाशन के लिए एक जगह है। बचपन में यह बात नहीं समझ में आती थी कि उन साहित्य पर जो मेरे दिल में, साहित्य के बारे में जो मेरे दिल में राय थी, साहित्य पर जो मेरी राय थी, वह उस भाषा का कमाल था, अनुदित भाषा का कमाल था। तब मुझे अंग्रेज़ी इतनी अच्छी नहीं आती थी। बीए के दिनों से, +2 के दिनों से शुरुआत में जब मैंने अंग्रेज़ी में पढ़ने शुरू की, तब मैं इस स्थिति में नहीं था कि मैं अंग्रेज़ी की भाषा कैसी होनी चाहिए, कौन सी अच्छी है, कौन सी बुरी है, उसका पैमाना क्या है, उसका ज़रा भी ज्ञान नहीं था। लेकिन हिंदी के बारे में तो इतना अनुभव था, इतना तो कम से कम ज़रूर था कि लगता था कि जब कौन सी रचना को हिंदी में पढ़ते हुए अपना सा लगता था, अपने बीच का लगता था। उस समय तक भी ज्ञान नहीं था कि वो सारी रचनाएं जो मुझे अपना सा लगता था, वो दरअसल अनुवादकों का कमाल था, उनके मेहनत का नतीजा था। जब मैंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से भाषा विज्ञान में एमए करते हुए, भाषा से जूझते हुए और अनुवाद अध्ययन में पीएचडी करते हुए भाषा की बारीकियों के बारे में गंभीरता से सोचने को मजबूर हुआ, सोचना प्रारंभ किया, तब मेरे कॉलेज के दोस्त डॉक्टर अजय आनंद ने, जो अभी हिंदी के प्रोफेसर हैं मगध यूनिवर्सिटी में, शायद वो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी है, कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, मेरे पीएचडी ख़त्म करने के 1-1.5 साल बाद मेरे मित्र अजय आनंद ने मुझे 2 किताबें दी। पहला किताब पहला अध्यापक था, जिसे चिंगीज़ एटमाटोव ने लिखा है। बड़ी पतली सी किताब थी। 2019 में तब मैं नौकरी से निकाला जा चुका था। जिस मुद्दे से, जिस कारण से मुझे नौकरी से निकाला गया, वह इतना हास्यास्पद है कि जो लोग जानते हैं वे शर्म से उस पर टिप्पणी नहीं करते, इसलिए मैं उस पर चर्चा नहीं करूँगा। पहला अध्यापक जब मेरे मित्र अजय आनंद ने दिया तो उसने कहा कि इसे ज़रूर पढ़ना, बताना कैसा लगा। मैंने वो किताब ली और बहुत दिन तक वह रखा रहा, मतलब 2-3 महीने तक कहीं किताबों में, मोटी मोटी किताबों के पीछे के बीच में वो पतली सी किताब दबी हुई थी। फिर वही मेरा दोस्त आया और उसने मुझे फिर से एक किताब भेंट किया। इस बार उस किताब का नाम था तोत्तो-चान। तोत्तो-चान जापानी किताब थी, यानी कि जापानी लेखक तेत्सुको कुरोयानागी ने लिखा था। यह किताब भी मैंने ली और मोटी मोटी किताबें, जैसा कि अक्सर हम पढ़ते हैं, उससे यह भी बना रहता है कि हम कुछ बड़े बुद्धिजीवी हैं, मोटी किताब पढ़ रहे हैं। तो
यह तो चांद भी किताबों के पीछे, किताबों के बीच में कहीं दब गई। एक कमरे में जब बहुत सारी किताबें हों तो ऐसा अक्सर होता है कि जैसे गरीब आदमी अमीरों के बोझ तले दब जाता है, वैसे ही पतली दुबली किताबें मोटी मोटी किताबों के नीचे दब जाती है। कई बार मेरे मित्र अजय आनंद ने पूछा कि तुमने बताया नहीं कि तुम्हें वह पुस्तक कैसी लगी, दोनों पुस्तकें। मैंने एक दिन सोचा कि लाओ पतली सी किताब है, पढ़ ही देता हूँ उसको। जब मैंने पहला अध्यापक को पढ़ना शुरू किया, एक रीडिंग में वह पतली सी किताब करीब 72 से 80 पृष्ठों की किताब ख़त्म हो गई। किताब जब मैंने ख़त्म किया तो मैंने महसूस किया कि अध्यापक, जो पूरी दुनिया में एक सम्मानजनक पेशा माना जाता है, दरअसल चेंगिज़ एटमाटोव ने अध्यापक के उद्देश्य को अपनी इस पतली सी किताब में कहानी के माध्यम से इतने साफ लफ्ज़ों में, शब्दों में बयान किया था, जैसा मैंने जीवन में कभी भी किसी भी शिक्षक से नहीं सुना था। जब पहला अध्यापक मैंने ख़त्म किया तो मैंने उसके अनुवादक के नाम को चेक किया। अनुवादक बहुत बड़े लेखक निकले, भीष्म साहनी। वही भीष्म साहनी जिनका तमस उपन्यास से कौन वाकिफ़ नहीं है। फिर मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि अजय आनंद ने जब पतली सी यह किताब पहला अध्यापक दी है, वह भी हिंदी का प्रोफेसर है, आखिर मुझे इतनी बार फ़ोन क्यों करेगा। मैंने तो जान मोटी मोटी किताबों से ढूंढ कर निकाला उस पतली सी किताब को और मैंने तो चांद पढ़ना शुरू किया। आप यकीन नहीं मानेंगे कि उस तो चांद पुस्तक को भी मैंने एक सिटिंग में दिन भर में करीब 10-12 घंटे में पढ़ गया। पढ़ने के बाद फ्रंट पेज पर ही, उस किताब के मुख पृष्ठ पर ही अनुवादक का नाम था। अनुवादक का ऐसे हालांकि जापानी तेत्सुको कुरोयानागी का अंग्रेज़ी अनुवाद डोरोथी ब्रिटन ने किया और हिंदी अनुवाद जो एनबीटी से छपी है उसका अनुवाद पूर्वा याज्ञिक कुशवाहा ने किया। मैं ये नाम इसलिए ले रहा हूँ कि तो चांद पढ़ने के बाद जितना अधिक प्रभावित मैं उस किताब के विषय वस्तु से हुआ, विषय से हुआ, उतना ही प्रभावित मैं अनुवादक की भाषा से हुआ। मुझे लगता है कि बाल साहित्य को समृद्ध करने के उद्देश्य से लिखी गई ये दोनों पुस्तकें, पहला अध्यापक और तो चांद, बालकों से तो पहले विश्वविद्यालयों में बड़े बड़े प्रोफेसरों को पढ़ा देना चाहिए, बल्कि इसे सिलेबस में और भाषा की सिलेबस में अनिवार्य कर देना चाहिए। कारण यह नहीं है कि इसे एक बार में पढ़ा जा सकता है, कारण यह है कि ताकि हमें याद रहे कि हम जब किसी भाषा को देखते हैं, जब किसी लेखक के बारे में सोचते हैं, तो उसमें अनुवादकों की कितनी बड़ी भूमिका होती है। मैंने यह दोनों जो छोटी छोटी पुस्तकें बताईं, वह इसलिए नहीं बताएं कि बड़ी पुस्तकों का नाम महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसलिए बताएं क्योंकि बड़े बड़े लोगों के लिए जटिल भाषा में किताबें लिखकर पढ़ जाना, पढ़वा देना अथक प्रयास करने के कारण संभव होता है, लेकिन भाषा दरअसल ऐसी हो, कम से कम उद्देश्य, किसी भी भाषा को लिखते समय उद्देश्य ऐसा हो कि छोटा से छोटा बच्चा जो संवाद करने की स्थिति में है, जिसके मन में जिज्ञासा पैदा होना शुरू हुआ है, वह बच्चा भी आपकी भाषा को समझ सके। मुझे लगता है भाषा की इससे बड़ी सफलता कुछ भी नहीं हो सकती। अनुवाद के अनुभव के बारे में ही मैं आपसे कहूँगा कि जब गीतांजलि श्री के उपन्यास रेत समाधि को हिंदी में पाठकों ने कहीं भुला दिया,
रेत समाधि हिंदी में छपी, चंद लोगों तक पहुंची, लोगों ने पढ़ा और यह भूला गया। हिंदी समाज में रेत समाधि कहीं खो गया। लेकिन जब डेजी रॉकलैंड ने उसका अंग्रेजी अनुवाद किया और उस पर बुकर पुरस्कार मिले, तब आश्चर्यचकित हो गए भारत के हिंदी पट्टी के लोग कि गीतांजलि श्री की वही किताब जिसे वे उबाऊ, बोरिंग कह रहे थे, अंग्रेजी में पुरस्कृत हो गई, इतने बड़े पुरस्कार से सम्मानित हो गई। शायद मैन बुकर या बुकर, आप चेक कर ले, मुझे लग रहा है वह बुकर, मैन बुकर प्राइज था। आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरे पास भी रेत समाधि पहुंची। अंग्रेजी में एक मेरी जान फ्रेंड है, उन्होंने भेज दिया, और हिंदी भी मैंने कहीं से मंगाई। हिंदी पढ़ते पढ़ते मैं ऊब गया, नहीं पढ़ सका। लेकिन जब अंग्रेज़ी मेरे पास आई तो अंग्रेज़ी की वह भाषा, यानी अनुवाद की वह भाषा इतनी सुग्राह्य थी, इतनी अच्छी भाषा में लिखी हुई थी कि मैं अंग्रेज़ी में उसे पढ़ा। जब मैं पिछले वर्ष यानी 1.5 वर्ष पहले मराठी के मशहूर लेखक शरद बाविस्कर की आत्मकथात्मक उपन्यास भूरा का उनके साथ बैठकर जब हिंदी में अनुवाद करता था, जो पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस से छपी, तो उनसे बातचीत के क्रम में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के चेंबर में बातचीत के क्रम में एक बड़ी अच्छी बात, स्पष्ट बात शरद बाविस्कर सर ने कही कि उनका साबका, उनका संबंध हिंदी पट्टी से भले ही 20 साल से है, लेकिन वो उनकी जो मुझसे एक अनुवादक के तौर पर उम्मीद थी वह यह थी कि यह ऐसी सरल भाषा में होनी चाहिए जो देखने में तो औपचारिक लगे, लेकिन उसे कोई भी व्यक्ति, सरल से सरल व्यक्ति उस किताब को, उस पुस्तक को जब अपने हाथ में ले, 2 पन्ना पढ़े, तो उसके बाद वह पूरा पढ़ जाए। उस वक्त तक भी मुझे अनुवादक और लेखक के बीच में जो एक संघर्ष का मुद्दा है, जो एक बिंदु है, वो क्या है, उतना स्पष्ट नहीं था जितना कि शरद बाविस्कर सर ने कर दिया। ऐसे अनुवादक होते हुए मैं इतना ही कह सकता हूँ कि अशोक पांडे ने जो फेसबुक पोस्ट पर घटिया अनुवादकों के ऊपर जो भी टिप्पणी की, उनके विवेक के अनुसार अच्छा ही टिप्पणी उन्होंने किया। लेकिन मेरा एक सवाल है कि अनुवादकों की मजदूरी कितनी होती है? अनुवादकों की क्या कोई नौकरी होती है? उनकी महीने का आय क्या होता है? उनका परिवार कैसे चलता है? क्या हमने कभी इस पर सोचा? भारत एक ऐसा देश है जहां अकादमिक दुनिया में, प्रकाशन जगत में, हिंदी पट्टी में खासकर इतना यह बात जग जाहिर है कि लेखक भी लिखकर अपना पेट नहीं भर पा रहे हैं। ऐसे में अनुवादक को कौन पूछेगा? भले ही मेरे इस वाक्य से कुछ लोग कहेंगे कि मैं अनुवादक को लेखक के बाद क्यों गिन रहा हूँ, इसमें अनुवादक की तौहीन है, लेकिन सच बात तो यही है कि अनुवादक के बारे में लेखक के सबऑर्डिनेट, यानी लेखक के अधीन काम करने वाले एक अकादमिक व्यक्ति के अलावा कौन सी छवि है और किस छवि बनाने से पेट भरता है? जिस अशोक पांडे जी ने घटिया अनुवादक का जिक्र किया है, उन्हें यह भी बताना चाहिए, अपने बारे में भी बताना चाहिए कि वे जब अनुवाद करते हैं तो उन्हें अनुवाद में जितना वक्त लगता है, क्या उस वक्त के एवज में उन्हें उतना सम्मान, उतनी मेहनताना मिलता है? उन्हें यह बताना चाहिए। मैं जब बहुत सारे फ्रीलांस ट्रांसलेशन, अनुवाद करता हूँ, साहित्य के, सामाजिक विज्ञान के, इतिहास के, हर व्यक्ति की यही शिकायत होती है
कि धर्मराज जी मैंने उक्त व्यक्ति को दिया था लेकिन उसने गूगल ट्रांसलेशन करके दे दिया, उम्मीद है आप ऐसा नहीं करेंगे। धर्मराज जी मैंने उक्त व्यक्ति को दिया था, उसने बहुत घटिया अनुवाद किया, उम्मीद है आप ऐसा नहीं करेंगे। मैं उनसे पूछता हूँ कि यह ठीक बात है कि मेरी सबसे लंबी जो ट्रेनिंग है वह अकादमिक जगत में बीती है, अकादमिक जगत के प्रति एक प्रतिबद्धता भी है जिसके कारण मैं राशि देखे बगैर आपके साथ काम कर रहा हूँ। लेकिन क्या वही अनुवादक जिस पर आप घटिया होने का आरोप लगा रहे हैं आपसे पूछे कि जितना महत्वपूर्ण काम आप उनसे ले रहे हैं क्या उसका 50% भी मेहनताना आप उनको दे रहे हैं? क्या इस सवाल का जवाब आपके पास है? उसके बाद से वो जो भी फ्रीलांस काम देने वाले लोग थे उन्होंने 2 काम किए। पहले लोगों ने मेरी इस बात का बुरा माना और काम भेजना बंद कर दिया, और दूसरे लोग वे थे जो इस बात को समझते हैं और मेरी बात में हाँ में हाँ मिलाकर चुप हो गए। अनुवाद की दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत बड़े बड़े लोगों ने अनुवाद किए हैं। अनुवाद इतना मेहनत का काम है कि पीढ़ी दर पीढ़ी अनुवादकों ने महानतम रचनाओं को हम तक पहुंचाया और हमसे कुछ भी नहीं उम्मीद किया। हम जो भी पढ़ते हैं, कल्पना कीजिए कि वर्तमान समय में हम जो भी बेहतरीन साहित्य आज भी पढ़ रहे हैं कि कोई भी विश्व में नोबेल प्राइज़ से कोई साहित्यकार पुरस्कृत होता है और 1 महीने के भीतर अगले विश्व पुस्तक मेला में ये रचनाएं हमें अपने निकटवर्ती भाषा में उपलब्ध होती है। हम किताब खरीदते हैं, पढ़ते हैं, उस पर विमर्श करते हैं, विश्लेषण करते हैं, आलोचना करते हैं। कभी यह नहीं पता करने की कोशिश करते कि जिन अनुवादकों ने श्रम करके उन महान रचनाओं को हम तक पहुंचाया वे दरअसल किस स्थिति में जीते हैं। अनुवाद के बारे में अगर आप में इतना भी चेतना हो पाया है, इतनी भी जागरूकता हो पाई है, तो मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के दिन अनुवाद पर चिंतन और अनुवादकों पर चिंतन सफल है। आज के लिए इतना ही। आगे मैं फिर आपसे मिलूँगा अगले मुद्दे पर। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।